हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 14 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन जो चाइना बनाने वाला है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है मणिपुर में, विश्व रेडियो दिवस 2025 सेलिब्रेट किया गया है और लोकसभा में 6 नई ट्रांसलेशन भाषाएं ऐड की गई हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं और मित्रा प्लेटफॉर्म जिसको सेबी ने लॉन्च किया है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दक्षिण चाइना सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की है? तो अभी क्या बनने जा रहा है? देखो, कोल्ड शिप इस नाम का अंतरिक्ष स्टेशन बनने जा रहा है। ये है क्या पूरा? तो गहराई में, समुद्र की गहराई में, है ना, तो गहराई में बनने वाला अंतरिक्ष स्टेशन है। गहराई में अंतरिक्ष स्टेशन बनने जा रहा है। ठीक है, तो अंतरिक्ष स्टेशन है, ये आपको याद रखना है। इसको बना कौन रहा है? पहली बात तो इसका निर्माण करने वाला कौन है? चाइना। ठीक है, तो चाइना इसका निर्माण करने वाला है। और ये कहाँ निर्माण करने वाला? दक्षिण जो चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर, आपको लोकेशन अभी दिखा रहा हूँ, तो दक्षिणी चीन सागर में इसका निर्माण होने वाला है। ठीक है, तो अब ये समुद्र के नीचे क्यों अंतरिक्ष स्टेशन है और नीचे क्यों स्थापित कर रहे हैं? क्योंकि देखो कितनी 2000 मीटर, लगभग 2000 मीटर की गहराई तक इसका निर्माण किया जाएगा, है ना। अब इस गहराई में ऐसा क्या है भाई कि यहाँ पे करना पड़ रहा है? क्योंकि इस गहराई में, समुद्र की गहराई में क्या मिलता है हमें? मीथेन हाइड्रेट। ठीक है, तो समुद्र की गहराई में हमें प्राप्त होता है मीथेन हाइड्रेट। अब इसका क्या काम है? तो मीथेन हाइड्रेट, अब ये देखो इसको क्या कहते हैं, इसको एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, इसको ज्वलनशील बर्फ के नाम से क्या कौन जाना जाता है? ठीक है, तो इसको ज्वलनशील बर्फ भी कहते हैं। ज्वलनशील बर्फ, मैं भी इसकी इमेज दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ज्वलनशील बर्फ के नाम से भी जाना जाता है यही। तो मेथेन हाइड्रेट के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसका निर्माण समुद्र की गहराई में किया गया। लगभग 2000 मीटर की गहराई में इसका निर्माण किया जा रहा है। ओके, चलो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है चीन। अब चीन की कैपिटल बताओ, चीन की कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ। ठीक है, चलो, चीन की कैपिटल, करेंसी और लैंग्वेज बताओ। अच्छा, और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉमर्शियल कैपिटल क्या है? ठीक है, यहाँ की जो कॉमर्शियल कैपिटल है, तो कॉमर्शियल कैपिटल का नाम भी बताना है आपको। ठीक है, और चीन का शोक किसे कहते हैं? चीन का शोक, इसको भी बताओ आप लोग। ठीक है, तो ये सब आंसर दो आप। तो देखो, अब इनका चलो एक एक करके आंसर करते हैं। तो चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल तो आपको पता है, बीजिंग, है ना। तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी क्या है? रेमेनवी या युआन, है ना, रेमेनवी या युआन इसकी करेंसी है। और लैंग्वेज यहाँ पे क्या? मंडारिन भाषा का उपयोग होता है। ठीक है, तो मंडारिन यहाँ की लैंग्वेज है। और कॉमर्शियल कैपिटल किसे कहते हैं? तो कॉमर्शियल कैपिटल है चीन की संघाई, जो कौन सी नदी के किनारे है? यांग टीसी, है ना, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांग टीसी नदी। और यहाँ का शोक क्या है? चीन का शोक क्या है? हुआंगहो। ठीक है, तो चीन का शोक है हुआंगहो नदी। ठीक है, तो इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अचानक से अपना रास्ता बदल देती है तो बाढ़ वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, इस वजह से चीन का शोक कहते हैं इसे। ठीक है, तो इतने ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलो, ये देखो चाइना का मैप है, ये देखो, ये साउथ चाइना सी है, इसमें इसको ने चाइना ने निर्माण किया है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना। अच्छा, यहाँ पर एक विवाद भी हो चलता है, 9 विवाद, 9 लाइन विवाद। 9 लाइन विवाद जो है वो साउथ चाइना सी से ही रिलेटेड है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलो, अब ये देखो, ये है आपका मेथेन हाइड्रेट, जो ज्वलनशील होता है काफ़ी ज़्यादा, ये इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो ये अब ज्वलनशील बर्फ के नाम से जाना जाता है। चलो, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अब भारत में देखो सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, तो 64.2 करोड़ इतने लोगों ने मतदान किया है। और कितने परसेंटेज किया है? तो 65.79% मतदान हुआ है इस बार इंडिया में। ठीक है, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सान्या मल्होत्रा को। तो सान्या मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर, ठीक है, स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो आपने इनका नाम बहुत सुना होगा, सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स हैं। अच्छा, इनको अभी वापस बुलाने के लिए, अंतरिक्ष में फंस गई थी ना, तो ये इनको अभी वापस बुलाने के लिए कौन सा मिशन चालू किया गया है? क्रू 9। ठीक है, क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स द्वारा। ठीक है, तो स्पेस एक्स द्वारा ये मार्च 2025 तक वापस आ जाएंगे, मार्च 2025 तक। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है?
अब देखो अभी क्या हुआ है, मणिपुर। मणिपुर तो आप पिछले 1-1.5 साल से आप बहुत सुन रहे होगे ना, मणिपुर में ये हो रहा है, मणिपुर में वो हो रहा है। तो मणिपुर में क्या हुआ है, 2023 से कुकी मैती संघर्ष चल रहा है। कुकी और मैती, ठीक है, ये दो अलग अलग जनजाति हैं। मैती संघर्ष चल रहा है मणिपुर में। तो दो अलग अलग दल हैं, इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। तो इसी सब के चलते हुए तो एक्स सीएम, जो अभी सीएम थे, सीएम कौन थे पहले, एक्स सीएम बीरेन सिंह, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया था। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, है ना। तो बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब ये इन्हीं के पार्टी के यार सीएम थे, तो अब इस्तीफा दिया है, तो ये तो अब पहले से ही जाहिर था कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। तो अब आर्टिकल 356, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू कर दिया गया। अब कारण क्या बताया गया इसका, राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल। ठीक है, जो राज्य है उसका संवैधानिक ढांचा विफल हो चुका है, इस वजह से इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, तो राष्ट्र में संवैधानिक ढांचा जो है इसका विफल हो गया है, इस वजह से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अब देखो राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ चीज़ें और हैं। मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगे हैं, तो मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक यहीं पर राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो सर्वाधिक 356 आर्टिकल यहीं पर लागू हुआ है। और सबसे लंबे समय तक ले लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट और याद रखने इसके बारे में। अब देखो इसमें अब ये लागू हो गया, तो इसके बाद अब क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अब क्या होने वाला है, इसको विदिन, हमें जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो विदिन 2 मंथ्स, है ना, 2 महीने के अंदर हमें इसको संसद में पास कराना पड़ेगा। संसद से ये बिल पास कराना पड़ेगा, तो तभी ये माना जाएगा, अदरवाइज ये निरस्त हो जाएगा। ठीक है, संसद से पास कराना पड़ेगा और साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत आप समझते हो ना, मतलब संसद में जो लोग प्रेजेंट हैं वर्तमान समय में उसका 50% से ज़्यादा। ठीक है, तो साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत से इसको पास कराना पड़ेगा और एक बार में ये सिर्फ 6 माह तक के लिए लागू होगा। ठीक है, तो एक बार पास कराने से ये 6 माह तक चलेगा, 6 माह तक। और मैक्सिमम कितने टाइम तक ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो मैक्सिमम 3 साल तक। ठीक है, तो 3 साल तक इसको हर 6 महीने में संसद से पास कराना पड़ेगा, तभी ये मान्य होगा। और मैक्सिमम 3 साल तक ही ये राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करना, मणिपुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो। अच्छा मणिपुर की स्थापना कब हुई थी ये बताओ। देखो मणिपुर में क्या हुआ है ना, मणिपुर इज द एमंग स्टेट विद इन द हाईएस्ट इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंस रूल, मतलब सबसे ज़्यादा बार, इस बार 11वीं बार यहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन लग रहा है। और पहली बार 66 दिन के लगा था, 12 जनवरी टू मार्च 19 तक, 1967 में पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। और सबसे लंबा टाइम यहाँ 2 साल 157 दिन। ठीक है, 1969 में, 1969 से 72। और फिर लेटेस्ट कौन सा था, 2001 में अभी लास्ट टाइम, और 2001 के बाद अब लग रहा है। तो ये कुछ फैक्ट भी याद रखना है। अब मणिपुर की स्थापना कब हुई थी यार, डेट बताओ मुझे। तो 21 जनवरी 1972। इस दिन 3 स्टेट बने थे। तीनों स्टेट के नाम क्या थे, एक तो मणिपुर हो गया, है ना, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। तो ये तीनों स्टेट इसी दिन बने थे। तो इन तीनों के नाम याद रखना है। मणिपुर आपका ये है, इसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल इसकी राजधानी है। अच्छा मणिपुर के बारे में और कुछ पता है आपको। मणिपुर में देखो एक लाई हरोबा फेस्टिवल होता है। लाई हरोबा यहीं पर लिख रहा हूँ यार, तुम लोग अपने नोट्स में सही से लिखना। ठीक है, लाई हरोबा महत्वपूर्ण त्यौहार है यहाँ पर। और यहीं पर एक लोकटक झील है, लोकटक झील, ये झील बहुत पूछी जाती है। लोकटक झील इसमें कौन सा नेशनल पार्क है, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, काबुल लामजाओ। ठीक है, तो काबुल लामजाओ, अब आप समझ जाना। ठीक है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहीं पर, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, है ना। और इसी में क्या पाया जाता है, संघाई हिरन, जिसको हम डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। तो संघाई हिरन भी इसी में पाए जाते हैं। तो ये सब बातें, कुछ बातें याद रखना है। ठीक है, अब देखो इमरजेंसी आपातकाल कब कब लागू हो सकता है भारत में, ये बताओ। तो देखो एक तो नेशनल इमरजेंसी हमने अभी कर लिया, इसके बारे में सब कुछ जो भी था। ठीक है, अब स्टेट इमरजेंसी हमने किया है, नेशनल इमरजेंसी नहीं किया है, सॉरी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल इसका कौन सा है, आर्टिकल नंबर 352। ठीक है,
ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेवोल्यूशन, मतलब ये पूरे राष्ट्रीय आपातकाल है। ये भी स्टेट इमरजेंसी में इसमें प्रेसिडेंट रूल चालू होता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है और इसको 1 माह के अंदर, ठीक है, 1 माह के अंदर संसद से पास कराना पड़ेगा, संसद से पास। और इसको 2 माह के अंदर पास कराना पड़ता है ना। और इसमें क्या विशेष बहुमत लगेगी संसद की, ठीक है, विशेष मतलब टू थर्ड होना ही चाहिए, विशेष बहुमत। ओके, तो विशेष बहुमत से पास होगा ये बिल। और ये देखो इसमें कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, तो कितने साल तक के लिए, इन्फिनाइट मतलब अनंत काल तक चल सकता है। इनडिफिनिट मतलब कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो इनडिफिनिट टाइम पीरियड के लिए ये लग सकता है। लेकिन इसको भी एक शर्त है, हर 6 माह में संसद से पास कराना होगा। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप याद रखना। इसको मैक्सिमम 3 साल के लिए लागू कर सकते हैं ना, तो ये अभी मैंने कराया आपको। अब ये दूसरा लास्ट कौन सा, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल इसका कौन सा है, आर्टिकल नंबर 360। ठीक है, आर्टिकल नंबर 360 है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। और इसको भी हम 2 माह के अंदर संसद से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, 2 माह के अंदर संसद से साधारण बहुमत द्वारा पास करा लो, मतलब जैसे स्टेट वाला हम पास कराते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत से पास कराते हैं। ओके, चलो, और इस ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको याद रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है। ठीक है, तो अब ये बताना है विश्व रेडियो दिवस। अब देखो ये कब मनाया जाता है, आपको 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी की डेट है। इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला दिवस तो आप इधर लिखो, यहाँ पे लिखो राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, और दूसरा कौन सा हो गया, राष्ट्रीय महिला दिवस, और दूसरा हो गया है आपका विश्व रेडियो दिवस। ये दोनों दिवस के बारे में हम यहीं पर करेंगे। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस। ओके, चलो, तो इन दोनों दिवस के बारे में करते हैं। तो विश्व रेडियो दिवस के बारे में पहले करते हैं। इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, इसको स्टार्ट सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये स्पेन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था स्पेन में। और इस बार थीम क्या है, रेडियो और जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो रेडियो और जलवायु परिवर्तन, तो इन सब के ये इस बार थीम होने वाली है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलो, अच्छा, भारत में कब ये पहली बार हुआ था। अच्छा, ये बताओ 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। 13 फरवरी 1946 को तो UN रेडियो की स्थापना हुई थी, है ना, तो संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब भारत में पहली बार कब होता है, तो इंडिया का जो पहला होता है, इंडिया फर्स्ट। ठीक है, तो भारत में पहली बार कब, 1927 में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, 1927 में बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे में रेडियो को पहली बार आगमन हुआ था 1927 में। ओके, ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। अब राष्ट्रीय महिला दिवस का बताओ, तो राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो सरोजनी नायडू, इनको आप जानते होगे ना, तो सरोजनी नायडू, तो इन्हीं के लिए ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इन्हीं को याद करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, फर्स्ट भारतीय। ठीक है, तो फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। और कौन सा अधिवेशन था, इनका अधिवेशन कौन सा था बताओ, किस वर्ष का था, तो 1925 वाला। तो 1925 को ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, तो 1925 का एक कानपुर अधिवेशन। ठीक है, और ये पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं उत्तर प्रदेश की। फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन है अपने देश की, सरोजनी नायडू। ठीक है, चलो, भारत कोकिला के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं। इनकी एक बुक है, फेमस बुक है, वो भी लिख लो। इनकी एक फेमस बुक है, इसका नाम क्या है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये इनकी एक फेमस बुक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर, 13 फरवरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है। देखो, ये बेल विवाह हुआ है कहाँ, नेपाल में। इसमें 7 से 9 साल की लड़कियों का शादी होती है। और बेल का ही उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि बेल कभी सड़ता नहीं है, तो आजीवन उनकी शादी चले, इस वजह से बेल विवाह के नाम दिया गया है इसको। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो ये कार्लोस अल्कराज इनका नाम है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है। अब ये सोर्स कोड किसकी आत्मकथा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो ये बिल गेट्स की।
तो बिल गेट्स की ये आत्मकथा है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? देखो अभी लोकसभा में क्या हुआ है ना, देखो तो लोकसभा के स्पीकर कौन है पहले ये बताओ। स्पीकर कौन है यहाँ के? तो स्पीकर है अपने ओम बिड़ला, ठीक है। तो ओम बिड़ला इन्होंने ही कहा है, इन्होंने आदेश दिया है कि जो ट्रांसलेशन सेवाएं हैं लोकसभा की, ठीक है, ट्रांसलेशन सेवाओं में 6 नई भाषाओं को ऐड किया गया है। कितनी? 6 न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो 6 नई भाषाओं को इसमें ऐड किया गया है। तो अब कितनी टोटल भाषाएं हो गई हैं? देखो पहले इसमें थी कितनी? 10 भाषाएं, अब 6 और जुड़ गई हैं, तो अब टोटल हो गई हैं 16 भाषाओं को ट्रांसलेशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। जो वो स्पीकर लगाए रहते हैं ना हेडफोन टाइप का, उससे पता चल जाता है इनको, ठीक है। तो अभी कौन कौन सी नई लैंग्वेज जोड़ी गई हैं? एक तो हो गई बोडो, ठीक है, बोडो हो गई, डोगरी हो गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, ये आप समझ जाना, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। इन 6 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया है अभी अभी, ठीक है। तो ये 6 के 6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। अच्छा, शास्त्रीय भाषाओं पे एक क्वेश्चन आता है, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में भी, और लेटेस्ट में कितनी जोड़ी गई हैं शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई टोटल? तो भारत में देखो पहले 6 थी, अब 5 और नई ऐड हुई हैं, तो अब टोटल कितनी? 11 हो चुकी हैं, ठीक है। 11 टोटल हो चुकी हैं। तो इन 6 के नाम क्या हैं? तो एक तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तमिल, संस्कृत तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, और कौन सी है? मलयालम और उड़िया, ठीक है। तो ये देखो इनके शॉर्ट में नाम याद रखना, मैं एक बार और बोल देता हूँ, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये पहले 6 थी। अभी लेटेस्ट में कौन सी 5 आई हैं उनका नाम लिखो। तो देखो असमिया हो गई, तो इनके लिख लो, नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। असमिया, मराठी, पाली, ठीक है। तो असमिया, मराठी, पाली हो गई, और प्राकृत और बंगाली, तो ये 5 अभी लेटेस्ट शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इनका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब ये इसको करते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। तो क्या सीन है इसमें? अब जो 8 शेड्यूल में था ना 1950 जब संविधान लागू हुआ था, तब कितनी भाषाएं थी हमारे पास टोटल 14 भाषाएं थी। देखो भाषा से रिलेटेड मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ कवर कर दूंगा। स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा से रिलेटेड, है। तो आप देख लो, यहीं पे देख लो सब कुछ। तो 14 भाषाएं थी, ठीक है। तो ये आपको पता है। उसके बाद 1967, देन फिर क्या, 1967 का साल आया, इनको ज़रूरत पड़ी क्या, एक और भाषा की। इन्होंने कहा भैया 1967 में पहले तो एक इन्होंने संविधान संशोधन किया, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इन्होंने कहा हमें सिंधी लोग पसंद हैं, तो इन्होंने कहा सिंधी भाषा जोड़ दो। इन्होंने सिंधी भाषा जोड़ ली भाई, ठीक है। देन फिर इन्हें ध्यान आया यार कुछ तो और रह रहा है। 1992 में इन्होंने एक और संविधान संशोधन किया, 71st, तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट। तो इसमें इन्होंने कहा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, नमक। अब इससे आप क्या समझते हो? एक तो नेपाली हो गई, ठीक है, तो नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये आपकी 3 भाषाएं और ऐड हो गई इसमें, ठीक है। कितनी भाषाएं हो गई? टोटल 18 भाषा हो गई। अब इन्होंने क्या किया 2003 में, तो 2003 में एक और संविधान संशोधन किया गया, जिसको 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने 4 भाषाएं जोड़ी, बोर्ड मास, है ना, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो बोर्ड मास के नाम से इसको याद रखना, मैथिली, संथाली। चलो तो अभी कितनी हो गई? 18 22 भाषाएं हो गई। अब इतने से इनका मन नहीं भर रहा है, ये तो 22 भाषाएं तो ठीक है, 22 ही हैं, बट 2011 में एक और छोटा संशोधन हुआ 96 नंबर का, ठीक है। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें उड़िया का नाम था। देखो ये उड़िया नाम था, इसका नाम बदल दिया गया, इसका ओडिया नाम कर दिया गया, ठीक है। तो उड़िया को ओडिया कर दिया गया। ये इतना याद रखना, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है यार, कभी मिलान करने के लिए, कभी कुछ करते, तो ये याद रखना है, ये कोई ना कोई स्टैटिक इससे पूछा ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये बता दो आप लोग।
राजभाषा, पहली बात तो ये राजभाषा जो है संविधान के किस भाग में है? तो राजभाषा ये संविधान का कौन सा भाग है? भाग नंबर 17। ठीक है, तो भाग नंबर 17 भाग है। आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल कहाँ से आर्टिकल 343 से 351, ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखने हैं। और राजभाषा का जो आयोग था, क्या हो रहा है, आयोग था, इसका अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष बनाए गए बीजी खरे को, है ना। तो बीजी खरे को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ये वाली, आपको ध्यान रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आना ही है आपके एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? अब बताओ। देखो चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस जो क्रिकेट के फैन होंगे उनको तो पता होगा, है ना। तो ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, कौन सी? 2025 में। ठीक है, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। सबसे पहले जब स्टार्ट हुई थी तब इसका नाम क्या था यार? इसका नाम ये नहीं था। स्टार्ट हुई थी ये 1998 में स्टार्ट हुई थी। उसका क्या नाम था? विल्स कप, है ना। विल्स कप के नाम से ये जानी जाती थी। ठीक है, विल्स कप के नाम से, तो विल्स कप के नाम से ये जानी जाती थी। अब इसका नाम कब चेंज हुआ? तो 2002 में इसका नाम हो गया चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 2002 में नाम इसका चेंज हुआ है। तो अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर किसे किसे बनाया गया? एक तो अपने हो गए शिखर धवन, भारत से हो गए शिखर धवन, ऑस्ट्रेलिया से हो गए शेन वाटसन, है ना। द माइंडसेट इनकी बुक है ना, ये तो आपको याद होगा। और देखो न्यूजीलैंड से हो गए टिम साउदी। और जो बिना मतलब की टीम है पाकिस्तान, उससे भी बनाए गए हैं सरफराज खान को, जो सो जाते थे मैच खेलते खेले, है ना, सरफराज खान। तो इन चारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बस शिखर धवन और शेन वाटसन का नाम याद रखना है मेनली। ठीक है, शिखर धवन इससे राइट आंसर है। चलो, और होस्ट कहाँ है यार? चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कहाँ ये होने वाला है? तो होस्ट है इसका पाकिस्तान। ठीक है, तो इस बार पाकिस्तान होने वाला है। लोग खेलने को तैयार नहीं थे यार भाई, ऐसा देश है यहाँ जाने को तैयार नहीं है कोई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका, ध्यान रखना। हाल ही में विमोचित हुई आई एम पुस्तक का संबंध किससे? अब इसके राइटर कौन है? इसके देखो राइटर हैं गोपी चंद्र हिंदुजा इसके राइटर है। इसको किसने इसका अनावरण किया है? हिंदुजा लिखना, हिंदुजा। ठीक है, अरे यार क्या हो गया, इसको सही से कर लो। तो गोपी चंद्र हिंदुजा इसके राइटर हैं। और इसको किसने मतलब ध्यान वो विमोचित किया? विमोचन करने वाले कौन थे? राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी ने। चलो, हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? अब ये बताओ। इसको देखो शॉर्ट में क्या भारंगम नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारंगम नाम से जानते हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी न्यू दिल्ली में। ये आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यार, इसको ध्यान रखना। ठीक है, न्यू दिल्ली में कौन करने वाला है इसका आयोजन? बाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसका आयोजन करने वाला है ये। ठीक है, चलो। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? ब्रांड एम्बेसडर है इसके राजपाल यादव जी ने। इनकी क्या एक्टर थे यार, ये है मतलब अभी भी, है ना। तो राजपाल यादव जी इसके ब्रांड एम्बेसडर होने वाले। भारत रंग महोत्सव, इसका टैगलाइन क्या है? एक रंग श्रेष्ठ रंग। ठीक है, वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन, ये इसका टैगलाइन है। और कब से कब तक चलने वाला है? 28 जनवरी से 16 फरवरी तक। ठीक है, तो 28 जनवरी से 16 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ठीक है, मित्र प्लेटफॉर्म आपका मित्र होने वाला है, मतलब मित्रा। ठीक है, तो मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसका पहले फुल फॉर्म लिख लो, उससे समझ आ जाएगा। तो एम से हो गया म्यूचुअल फंड, है ना, एम से हो गया म्यूचुअल फंड, आई से हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आई म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेसिंग मतलब खोजना। ठीक है, ट्रेसिंग रिट्रीवल। ठीक है, ट्रेसिंग रिट्रीवल, असेसमेंट मतलब जांच करना। ठीक है, तो असेसमेंट मतलब जांच करना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया? सेबी ने इसको लॉन्च किया है।
ठीक है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? निष्क्रिय म्यूचुअल फंड है, जो फंड फोलियो है उनको ट्रैक करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए कि उनका मालिक कौन है, तो ये सब इसको ट्रैक करेंगे। अब सेबी के बारे में कुछ बातें आपके लिए महत्वपूर्ण बनती हैं, ठीक है। इसका स्टैटिक पार्ट कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई। बट एक्ट कौन सा आया, किस एक्ट से ये वैधानिक हुआ? 1992 का एक्ट आया, जिसमें से ये वैधानिक संस्था बन गई, ठीक है। तो ये हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो मुंबई में इसका सेबी का हेडक्वार्टर है। अच्छा चलो और बताओ, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? जो स्टॉक मार्केट होती है उसको रेगुलेट करता है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का इसका काम होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट रेगुलेट करना। और बताओ, इसने और क्या सारथी और सेवा पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, तो ये भी ध्यान रख, सारथी एंड सेवा पोर्टल, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ये सेबी के नाम से ध्यान रखना है। इसकी हेड कौन है? हेड बताओ, तो माधवीपुरी बुच है ना, माधवीपुरी बुच इसकी हेड है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर करेक्ट होगा, सेबी, ठीक है, मित्रा पोर्टल। चलो, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? देखो, अभी पीएम नरेंद्र मोदी 3rd AI समिट में गए हुए थे, 3rd AI समिट में, ठीक है। तो इसे कहाँ हो रही थी? पेरिस में। तो और उसके अध्यक्ष कौन थे? मैक्रोन साहब, इमैनुअल मैक्रोन अध्यक्ष थे और पीएम मोदी सह अध्यक्ष थे। तो इन्होंने डोकला कलाकृतियों को उपहार दिया है। डोकला कलाकृति ये है, देखो ऐसे कुछ मूर्तियां बनाई जाती हैं, संगीतकार होते हैं, ये देखो संगीतकार कुछ बजा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी मोम और मिट्टी की बनी होती हैं। तो ये देखो, पहले तो कैसे बनी होती है? तो मोम, मिट्टी और धातु को पिघलाकर, ठीक है। तो मोम, मिट्टी और धातु को पिघलाकर बनाई जाती हैं, ठीक है। धातु को पिघलाकर ये आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ बन गया है, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसका संबंध कहाँ से है? तो ये डोकरा कलाकृति कहाँ से? छत्तीसगढ़ से रिलेशन है इसका, ठीक है। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट AI समिति कहाँ होने वाली है? जो 4th AI समिति होगी, तो वो कहाँ होगी? 4th AI समिति कहाँ होने वाली? इंडिया में। तो ये भारत में होने वाली है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पुगालिया, ये पता होगा, ये तो आपको क्वेश्चन ये कई बार कर चुके हैं हम लोग इसको, है ना। तो पुगालिया इटली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार, मैं डेली कहता हूँ ये आपको करने के लिए, बट आप करते नहीं हो शायद, है ना। शेयर करना और सब्सक्राइब भी करवाओ, ठीक है। चलो, इतना तो आप कर सकते हो यार, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, करवाने में, है ना। शादियों का सीज़न चल रहा है, रात भर शादी करो, मतलब अरे सॉरी, शादी खुद की नहीं, दूसरों की शादी में मज़े करो। तुम लोग भी करते होगे। चलो ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे एंड